भौतिक विज्ञान में यह पढ़ेंगे कि जो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब का जो है चिन्ह जो है कैसे लिया जाता है, फोकस दूरी कब धनात्मक होती है, कब ऋणात्मक होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, मान लिया यह जो है क्या चीज़ है, यह गोलीय दर्पण है, यह गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है, यह इसका जो है मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, यह फोकस है, यह वक्रता केंद्र C। यहाँ पर आपको दिखाया गया है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का ये जो ध्रुव है, यह फोकस है और यह वक्रता केंद्र है। तो मुख्य अक्ष के माने यह आपतित किरण, जैसे मान लीजिए कि आपतित किरण ये जा रही है, मान लीजिए सपोज दैट ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी, आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक होती है। आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में, इस दिशा में नापी गई दूरी, आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक। और सभी दूरियां जो है इस ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। जितनी भी दूरियां हैं इसे ध्रुव से और मुख्य अक्ष के साथ जो है नापी जाती है। तो जब हम ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ, ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ जो हम दूरी नापते हैं इधर दाएं के तरफ, यह होता है आपका धनात्मक। और जो दूरी हम इधर नापते हैं ये क्या होता है? ऋणात्मक। तो हमारी फोकस दूरी यदि नाप रहे हैं, मान लीजिए कि फोकस दूरी नाप रहे हैं ध्रुव से, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नाप रहे हैं, मुख्य अक्ष के साथ नाप रहे हैं इस ध्रुव से, तो ये क्या है? आपतित किरण इस दिशा में जा रही है, जबकि हम नाप किस रहे हैं? इस दिशा में। नहीं, आपतित किरण के दिशा के विपरीत नाप रहे हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी। इसलिए यहाँ पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी, इसलिए कि हम आपतित किरण इस दिशा में जा रही है और मुख्य अक्ष के साथ हम विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, तो ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो गई आपकी? ऋणात्मक। लेकिन यही यदि उत्तल दर्पण है, उभरे हुए तल पर पालिश है, तो इसका फोकस यहाँ पर है, वक्रता केंद्र यहाँ है, अब आपतित किरण की दिशा ये, तो अब इसकी जो हम फोकस दूरी नापते हैं तो आपतित किरण इस दिशा में जा रही है, तो हम इस ध्रुव के साथ मुख्य अक्ष के साथ जो है हम इसके आपतित किरण की दिशा में नाप रहे हैं, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाती है आपकी? धनात्मक हो जाती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। तो हम देख रहे हैं कि मेन चीज हमको क्या देखना है कि सभी दूरियां जो है दर्पण की ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं, और जो आपतित किरण की दिशा में दूरी नापी जाती है वो धनात्मक, और जो आपतित किरण की दिशा में दूरी नापी जाती है वो धनात्मक, और जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी नापी जाती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इस प्रकार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो गई? धनात्मक हो गई। अब सभी प्रतिबिंब या जो वस्तु है, वस्तु तथा प्रतिबिंब की जो लंबाइयाँ हैं, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर ये लंबाई क्या होती है? धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे ये जो लंबाई होती है क्या होती है? ऋणात्मक। किसी भी वस्तु की लंबाई इस मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक होती है और मुख्य अक्ष के नीचे क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो यही जो है प्रतिबिंब जो है नापने की जो है चिन्ह परिपाटी है कि इस आपतित किरण के दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक, आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक, इस ऊपर की तरफ नापी गई मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक। यदि इसको मान लिया जाए ऐसे, इसको x अक्ष मान लीजिए, इसको y अक्ष मान लीजिए, तो ठीक वे कोऑर्डिनेट जैसे हो गया। यहाँ मुख्य अक्ष के दिशा ध्रुव के दाएं मुख्य अक्ष के साथ जो दूरी नापी जाएगी धनात्मक, और विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक, और इस मुख्य अक्ष के ऊपर जो नापी गई दूरी वो धनात्मक, और जो नीचे नापेंगे वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। अब देखिए इसी चीज को जो है यहाँ पर लिखा गया है चिन्ह परिपाटी।
दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से, ये ध्यान देना है कि दर्पण पर जो प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से ऐसे डाली जाती हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं पड़ेगा, सदैव बाईं ओर से ऐसे आपतित होती है। तो दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, बाईं ओर से आपतित होती है। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर अर्थात आपतित किरण, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर, दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसको बस ये समझ लीजिए कि जो आपतित किरण है वो सदैव जो है बाएं से जो है डाली जाती है, माने प्रकाश की किरण जो है बाएं से ही डाली जाती है। और आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक, विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक, और मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरी धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरी जो है ऋणात्मक होती है। इसके बाद हम देखते हैं आगे। अगला आपका टॉपिक है वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, यानी वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो मान लीजिए कि एक दर्पण ले लीजिए आप, और बड़ा बना दे रहे हैं। मान लीजिए अवतल दर्पण है M1 व M2, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, या मान लीजिए फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया। अब एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जो है, कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, मान लीजिए AB, और परावर्तन के पश्चात यह फोकस से होकर गुजरेगी। अब वक्रता केंद्र को इस बिंदु B से मिला दीजिए। हाँ देखिए, ध्यान से देख लीजिए, यह अवतल दर्पण है। कौन सा अवतल दर्पण है? M1 M2, जिसके उभरे हुए तल पर पालिश है, परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा है। यह एक आपतित किरण AB इस पर डाली जा रही है, और यह परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण जो AB है, परावर्तित होने के बाद फोकस से, मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। यहाँ वक्रता केंद्र C को हमने क्या किया है? B से मिला दिया है। आपको बताया गया है, पीछे प्रश्न में आपको जो पढ़ाया गया है पीछे, उसमें बताया गया है कि वक्रता केंद्र से और गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर क्या होती है? लंब होती है। तो यह BC आपका क्या हो गया? अभिलंब हो गया। BC क्या हो गया? अभिलंब हो गया। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच यह आपतन कोण I हो गया, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है परावर्तन कोण R हो गया। और आप जानते हैं कि I = R, यानी आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। तो अब आप लिख सकते हैं कि कोण ABC बराबर कोण CBF, कोण ABC बराबर कोण CBF, कोण CBF परावर्तन के नियम से। क्या लिख देंगे? परावर्तन के नियम से। ये हो गया। अब आप आइए, आपको पढ़ाया गया है पहले, अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यह कोण जो है बराबर होगा किसके? इस कोण एकांतर, एक का अंतर, एक इधर छोड़ दीजिए, इधर चाहिए, इधर से एक छोड़ दीजिए, इधर, तो एकांतर कोण हो गया।
तो अब इसका एकांतर कोण क्या होगा? मान लीजिए समांतर रेखा मान लीजिए है, या समांतर रेखा यह है और यह तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो इस कोण का एकांतर कोण क्या होगा? यह होगा, यानी कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर है कोण ए बी सी बराबर है कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ, यानी यह कोण ए बी सी बराबर हो गया कोण बी सी एफ। अब आपको और मालूम है कि यह कोण ए बी सी किसके बराबर है? एक चीज और भी मालूम है आपको, कोण ए बी सी बराबर है कोण ए बी सी बराबर है कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ। तो कोण ए बी सी क्या हो गया आपका? आपतन कोण आई, और कोण सी बी एफ क्या हो गया आपका? परिवर्तन कोण आर। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। यहाँ से देख लीजिए, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण है कोण ए बी सी बराबर है कोण सी बी एफ के, कोण सी बी एफ के, और कोण ए बी सी यही बराबर है कोण ए बी सी यही बराबर है कोण बी सी एफ। देखिए यहाँ बी एफ के बराबर है, यही कोण ए बी सी, यही कोण ए बी सी आपके बराबर है कोण ए बी सी जो है बराबर है कोण बी सी एफ के। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 ले लिया जाए और ये समीकरण नंबर 2 ले लिया जाए, तो ए बी सी का दोनों का बायां पक्ष क्या है? दोनों का बायां पक्ष बराबर है, इसलिए दायां पक्ष बराबर होगा, इसलिए कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ, सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। तो सी बी एफ में क्या आ रहा है? सी बी एफ में यह आ रहा है, और बी सी एफ में क्या आ रहा है? तो आप जानते हैं कि त्रिभुज में भी दो कोण बराबर हैं, तो उसके सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होगी। तो यह कोण बराबर है, तो इसके सामने की भुजा सी एफ और इसके सामने की भुजा बी एफ बराबर होगी। तो इसलिए बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ जो है सी एफ के क्या हो गया? बराबर हो गया। यदि दर्पण का द्वारक बिल्कुल छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है, तब यह बी कहाँ होगा? बिल्कुल पी के पास होगा। यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है तो जो बिंदु बी है यह बिल्कुल पी के क्या होगा? पास होगा। तो बिंदु बी पी के पास होगा। तो जब यह बिंदु बी जो है पी के पास होगा, यानी बिंदु बी जो है लगभग पी पर होगा, तो उस परिस्थिति में यह बी एफ बराबर किसके हो जाएगा? पी एफ के। इसलिए बी एफ बराबर क्या हो गया आपका? पी एफ। क्यों हो गया? यह दोनों भुजाएं आपस में क्या है? यह इसलिए हो गया कि बिंदु बी को मान लिया गया कि बिंदु बी जो है दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है, तो यह बिंदु बी जो है बिल्कुल पी के पास है। उस परिस्थिति में ये जब बी एफ है यह पी एफ के बराबर हो जाएगा। और अब ये वक्रता त्रिज्या टी सी बराबर लिख सकते हैं सी एफ और प्लस सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ। इसके पहले आप देख चुके हैं यहाँ से कि बी एफ किसके बराबर है? यह बी एफ जो है बी एफ सी एफ के बराबर है। यह बी एफ जो है इस सी एफ के क्या है? बराबर है।
तो हम सी एफ को क्या लिख सकते हैं, बी एफ। अब बी एफ को हमको क्या लिख दिया है, टी एफ। यानी हम जब सी एफ को हम लिख सकते हैं बी एफ, और यही बी एफ बराबर किसके है, पी एफ के, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ। तो पी सी बराबर 2 पी एफ, यहाँ मल्टीप्लाई है 2 पी एफ बराबर पी सी। तो पी एफ बराबर पी सी बटा 2। पी एफ क्या है आपका, पी एफ जो है क्या चीज़ है, फोकस दूरी है। पी एफ क्या है, फोकस दूरी। और पी सी क्या है आपका, पी सी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या अब बटा 2। तो फोकस दूरी एफ बराबर वक्रता त्रिज्या r/2। एक बार इसको और समझ लीजिए। यह जो है आपका लिखा गया है कि पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ। तो सी एफ को आप क्या लिख सकते हैं, अभी यहाँ पर देखे हैं कि सी एफ बराबर किसके है, सी एफ बराबर है बी एफ के। तो सी एफ को और बी एफ किसके बराबर है, पी एफ के। तो सी एफ को हम लिख दिए पी एफ, या पी एफ ऑलरेडी है। तो पी सी बराबर पी एफ प्लस बी एफ, तो पी सी बराबर 2 पी एफ। तो 2 पी एफ बराबर पी सी, तो पी एफ बराबर पी सी बटा 2। तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो एफ बराबर यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अब बटे 2। या ऐसे भी इसको भी लिख सकते हैं एफ बराबर r/2। तो इसमें क्या है आपका मेन चीज़ है इसमें, यह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, और यह दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो एकांतर कोण बराबर होंगे। तो यह कोण ए बी सी बराबर हो गया कोण बी सी एफ या एफ सी बी का। तो जब एक ही त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो गए, यानी कोण सी बी एफ बराबर हो गया बी सी एफ के, इसलिए आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी, इसलिए बी एफ बराबर सी एफ। यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत क्या है, छोटा है, तो यह बी कहाँ आएगा, एफ के पास, बी जो है पी के पास आएगा। तो उस परिस्थिति में जो बी एफ है, ये जो बी एफ है वह किसके बराबर हो गया, पी एफ के बराबर हो गया। और यही बी एफ किसके बराबर था, सी एफ के। यही सी एफ बराबर बी एफ था। तो जब सी एफ बी एफ के बराबर था, तो सी एफ को हम पी एफ के बराबर भी लिख सकते हैं, इसलिए कि पी एफ जो है बी एफ के बराबर हो गया। अब वक्रता त्रिज्या पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ। तो पी सी बराबर सी एफ को लिख दिया गया पी एफ प्लस पी एफ। इसके आगे जो है आप देख लेंगे, इसको एक दिन और दोहरा दिया जाएगा।